Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of comparing quantities for CBSE Standard 8 Mathematics. It covers topics like discount on marked price, percentages, ratios and profit and loss percent calculations. चलो भाई साहब फटाफट जरा नोटबुक्स निकालिए और इसको फाइंड आउट कीजिए फटाफट फटाफट। ये हुआ था क्या देखो, चलो 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 फटाफट। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। तो आपका प्रिंसिपल यहां पे कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल विल बी हाउ मच पीपल आर ₹10,000, ठीक है, फॉर 1.5 ईयर्स। यहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है? 1.5, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 1.5 ईयर्स है और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गया भाई साहब 3, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई साहब आपका? 10%, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट विल बी P इंटू 1 + R/100 रेज्ड टू N, ठीक है। तो P यहाँ पे कितना हो गया? 10,000 1 + 10/100 रेज्ड टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ₹10,000, ये हो गया 10 + 1, तो ये हो गया 10 + 1/10 क्यूब। तो दिस विल बी हाउ मच? ₹10,000, ठीक है, टू 11/10 इसका भाई साहब क्यूब। सो दैट विल बी ₹10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। ये आपका अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे भाई साहब आपके हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 11 क्यूब होता है 1331, ठीक है, और ये एक 0 1331, ठीक है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी हाउ मच है पीपल? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे कितना है? ₹13310 13310 माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? ₹10,000, ठीक है। सो ₹3310 ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर? अभी हम बात करेंगे किसकी भाई साहब? वो कंपाउंड इंटरेस्ट। वुड दिस बी इंटरेस्ट मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट इफ कंपाउंडेड एनुअली? तो यहाँ पे अगर एनुअल होता, ठीक है, अगर ये तो हो गया आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये वाला जो केस है आपने निकाला है, ये कितना है भाई साहब आपका? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या फर्क हो जाएगा? यहाँ पे जैसे आप कंपाउंडेड, अच्छा यार एक तो गड़बड़ कर दिया हमने, क्या गड़बड़ किया कोई बता सकता है? 5 नहीं लिया, गुड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भाई साहब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस पहले निकाल रहे हैं हम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बोलो? ₹10,000। प्रिंसिपल हो गया आपका ₹10,000 और एन कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 1.5 ईयर्स है तो कितना हो जाएगा? 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया एन आपका 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? विच आई मेड अ मिस्टेक, 10% का हो जाएगा 5%, क्योंकि हाफ ईयरली है ये, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट विल बी P इंटू 1 + R/100 रेज टू N। सो दिस विल बी हाउ मच? ₹10,000, ठीक है, 1 + R/100 दैट इज 5/100 रेज टू 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 20। सो दिस विल बी ₹10,000 और यहाँ पे हो गया कितना बोलो? 20 + 1/20 रेज टू 3। सो ये हो गया ₹10,000, ठीक है, इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपके, 2 5s are 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 441 इंटू 21/5 है ना, 21, ये हो गया 441 इंटू 21 इंटू 5 और अपॉन कितना हो गया ये? 4। सो दैट विल बी हाउ मच? 441 इंटू 5 1s are 5
2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 21 22, यहाँ पे आ गया आपका 1 4 4, सो दैट विल बी 5 0, 2 + 1 3, 2 + 4 6, तो ये हो गया आपका 46305/4, दैट गिव्स यू हाउ मच, दैट विल बी रुपीज़ 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 2 ज़ा 8, 46305, अगर वैसा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, बचा आपका भाई साहब 4 7 28, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 0.25, ठीक है। सो 11,576.25, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलो? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीज़ 11,576.25 माइनस रुपीज़ 10,000, ठीक है, 10,000, यहाँ पे कितना हो गया रुपीज़ 1576.25, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट एज ए कंपाउंड एनुअली? अगर एनुअली तो ये तो हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, ये हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या डिफरेंस आएगा? अगर हमने यहाँ पे लिया कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, बोलिए भाई साहब, प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 10,000, ठीक है। एन कितना हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली? 1.5 ही रहेगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली में एन 1.5 ही रहेगा। इसको आपको कैसे करना पड़ेगा? पहले आप अमाउंट निकालेंगे 1 साल का और उस पर आप आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और बोलो भाई साहब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? SI विल बी इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100, ठीक है। T मतलब यही हो गया, देखो 3/2, ये कितना होगा 3/2, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10,000 इंटू T दैट इज 3/2 इंटू 10 अपॉन कितना है ये 100, कैंसलम 250 ज़ा 5 3 ज़ा 53 ज़ा 150 150 1500, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रिंसिपल 10,000, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगा भाई साहब 1500 का, तो ये कितना हो गया 11,500, ठीक है। ये हो गया अमाउंट आपका, क्लियर है? ओके, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा हाफ मंथ के लिए, क्योंकि अभी आपका आधा महीने बात करिए यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 1 साल का करना था, 1 साल का करना था भाई साहब। So this will be P, that is 10,000 into T, that is 1 year, into 10/100. So that will be how much? rupees 1,1,000, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल दैट इज 10,000 प्लस 1,000, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 11,000, ठीक है, क्लियर है? 11,000 हो गया आपका। ये जो अमाउंट हुआ ये आधे साल के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट उस पर निकालेंगे, अभी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 11,000, और ये आधा साल जो था, ये वाला आधा साल इधर आ जाएगा हाफ, ठीक है। 1 साल का पहले आपने निकाल लिया हाफ इंटू 10/100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे ये 255 ज़ा 55 इंटू 10 कितना आ गया भाई साहब? 550, ठीक है। तो इस पर इसको ऐड कर दो भाई साहब, 5, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 11,000 प्लस 550 05511,550, ये टोटल अमाउंट हो गया आपका, ठीक है। इसमें से आप क्या माइनस करोगे भाई साहब? आपका जो प्रिंसिपल है, तो 10,000 को अगर आपने माइनस किया तो कितना आ रहा है? 1550 रुपीज़, 1550, ठीक है। तो कहाँ तुमको भाई साहब ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है? इसका आया 1550, इसका आया कितना भाई साहब? 115, ठीक है।
11576 11 नहीं यार 1576 है ना, किधर लिखा ओके ये आया इसका पहले वाले का इंटरेस्ट 1576 और इधर आया वैसा 1550। तो आपका हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल यील्ड यू मोर इंटरेस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और कितना अगर आपको डिफरेंस निकालने बोला जाए तो 1576.25 माइनस 1550.00 अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ गया 26.25, 26 रुपए ज्यादा आ रहा है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आपका क्या हो रहा है, जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल है वो हर 6 महीने में रिफ्रेश हो रहा है, 6 महीने बाद वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली मतलब 1 साल बाद होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके। तो यहाँ पे देखो 3.5 years, तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी विल गेट हाउ मच पीपल, दिस विल बी 21/20 into 3, so this is going to give you how much? ठीक है, वही देखिए 11576.25 आ गया इसका अमाउंट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 11,576 माइनस 10,000, तो आपका आ गया 1576.25। अभी अगर आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहा पिछले वाले का, ठीक है, पिछले वाले कंडीशन का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अभी आपका नए वाले कंडीशन में क्या होगा, 1.5 years ही है लेकिन यहाँ पे आपका एनुअली है, ठीक है। तो इधर हम करेंगे 1/10/100 और इसको हाफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा ही बच रहा है ये। वही देखो मैंने जिस तरह से किया है सेम आंसर ही आपको आएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है थोड़ा सा, ठीक है, बट यू विल गेट द सेम आंसर। तो आएगा देखो 11,550 आ गया। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलो, 11,150 माइनस 10,000 तो हो गया 1550, ठीक है। सो यस इंटरेस्ट एट 1 इज मोर देन दिस, मतलब पहले वाले का इंटरेस्ट इससे ज्यादा होगा। जब भी आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे होंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड द सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमेशा वो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाफट इसको करना है। Done. Amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5%. टू क्या है ये भाई साहब? पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है विच राम विल गेट ऑन रुपीज, ये हो गया आपका भाई साहब रुपीज 4096, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। इफ यू गेव इट फॉर 18 months, 18 months मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3/2, क्या 3 किसी ने बोला? हाँ मतलब 1.5 years होगा ना, 18 months मतलब क्या हो जाएगा, पहले टाइम देख लो यहाँ पे, आपका यहाँ पे टाइम कितना है 18 months ना, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, टाइम आपका 18 months है, 18 months मतलब कितना होगा भाई साहब 1.5 साल, है कि नहीं? क्लियर है? 1.5 साल मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, ये जो एन है ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको ये देखना पड़ेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। कितने 6 महीने होंगे 1.5 साल में, आधा है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई साहब 6 महीने का टर्म्स हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है ओके। दूसरा कौन सा चीज होगा, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12.5, मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 12 to 24 और ये 25/2% पर एनम है भाई साहब, पर एनम। तो आपको भाई साहब इसको अगर 6 मंथली करना है तो क्या करेंगे आप 25/2/2 हो जाएगा ना, ये क्लियर है 6 मंथली, तो ये आपका हो गया 25/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है पीपल? ओके, अभी क्या करना है, सीधा सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेज्ड टू n। फटाफट से करते हैं भाई साहब, यहाँ पे रुपीज 4096 1 + R 25/400 रेज्ड टू n दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 25 1 25 25 1 25 6 है ना, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका रुपीज 4096, यहाँ पे हो गया आपका 16 + 1/16, ये हो गया क्यूब, सो दिस विल बी
₹4096 into 17/16 to 17/16 into 17/16, ठीक है। 4 4s are 16, 4 10s are 40 और 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 2s are 8, no 4 5s are 20, 4 6 are 24, 16 16s are 256, है ना। और ये हो गया भाई साहब 16 1s are 17 इंटू 17 होता है 289, 289 इंटू 17, 280 नीचे कुछ बचा नहीं ना भाई साहब, 289 इंटू 17, 9 7s are 63, 8 7s are 56, 56 प्लस 6 62, 7 2s are 14 प्लस 6 20 और इधर हो गया भाई साहब 289, 3 9 प्लस 10 11, 8 प्लस 1 9, 4913, ठीक है। तो आपका अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, ₹4913, ठीक है। इंटरेस्ट बिंग कम, फाइंड द अमाउंट, सो दिस विल बी द अमाउंट, 4913 विल बी द अमाउंट, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो विनय कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वही विदित, अरे सिंपल जाता है भाई साहब, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कहाँ इतना सोच रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने तुमसे आंसर नहीं पूछा है, मैंने तुमसे पूछा क्या से क्या करोगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, मतलब यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन इफ इट इज आस्क्ड देन इट विल बी 4913 माइनस ₹4096। हमेशा चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाले, आपका अमाउंट भाई साहब प्रिंसिपल से ज्यादा होना ही होना है। अगर आपने सारा कुछ किया और आपका अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल से कम आ रहा है तो आपने सवाल में कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। तो दैट विल बी द फर्स्ट टेस्ट। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा हूँ अमाउंट कितना आया है 4913, ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है वो पूरा सही होगा, लेकिन 4913 एटलीस्ट कंफर्म्स इज मोर देन प्रिंसिपल, सो सवाल ज्यादा करके करेक्ट ही होगा, ठीक है। अगर ये इससे कम आ गया तो सवाल गड़बड़ है, फिर मैंने सवाल ही गलत किया है, ठीक है। क्लियर है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और कैलकुलेशन करते करते बहुत लाजमी सी बात है कि आप भटक जाएं, या मतलब जो आंसर है वो मतलब इधर उधर आ जाए। तो पहला जो इंडिकेशन है आपका, हमेशा योर अमाउंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया ₹4096, 18 मंथ्स, ठीक है, 12.5, कंपाउंड हाफ ईयर लिए देखो 25/4, 25/4/100 क्यूब, सो दिस विल बी 25/400, तो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 1/16 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 16 + 1/16 का क्यूब, तो दैट विल बी 4096, 17/16 का क्यूब, तो 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16, तो इधर आ गया क्या भाई साहब, अमाउंट इज इक्वल टू 4913, ठीक है, 4913। तो राम विल गेट एंड ऑन ₹4913। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब फटाफट इसको करना है। ओके तो यहां पे देखो आपको बोला जा रहा है पॉपुलेशन जो है एक जगह का इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, क्लियर है। तो आपको मालूम नहीं, यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, मतलब 2003 में इसका पॉपुलेशन इस जगह का कितना था, 54,000 था, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, 5%, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो आपसे पूछा जा रहा है 2001 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा जो आपको मालूम नहीं है। तो इसका मतलब 2003 में जो दिया हुआ है वो अमाउंट ही तो है, अगर आप भाई साहब प्रिंसिपल का वही फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो लेट से हम यहां पे बोल देते हैं लेट पॉपुलेशन इन 2001 बी x, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 रेज्ड टू n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे अमाउंट क्या है, जो 2003 का पॉपुलेशन है वो कितना है, 54,000, ठीक है, 54,000, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका x, ये हो गया 1 + r कितना है आपका 5/100। कितने साल लगे भाई साहब 2001 से 2003,
2 साल, ठीक है। सो एन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब 54, यहाँ पे रुपीज में नहीं है तो रुपीज मत लिख देना, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 5%, एन की वैल्यू हो गई कितनी 2 साल मतलब 2 ईयर्स, ठीक है। एन की वैल्यू हो गई 2, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। 5 1 5 5 20 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, ये हो गया आपका 1 + 1/20 रेज टू 2, तो ये हो गया x, ये हो गया आपका 20 × 1 20 + 1 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया x × 21/20 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 54,000, ठीक है 54,000। तो यहाँ पे हो गया आपका 54,000 x 21 × 20 और ये हो गया 21 × 20, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम, ओके। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 54,000 × 20 × 20/21 × 21, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कर लो, ये कितना हो जाएगा 54 3 7 = 21, 3 1 = 3, 3 8 = 3 7 = 21, 3 6 = तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है भाई साहब, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 = 12, 12 2 = 24, 24 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन ये कितना हो गया भाई साहब 49, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए भाई साहब इसको जरा, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। 54 5% 2 ईयर्स अमाउंट, मतलब यहाँ पे देखो जो मैंने x लिया था ना उसकी जगह पे पॉपुलेशन ऑफ 2001 लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो गया भाई साहब 1/20, दिस विल बी 21/20, 21/20 का स्क्वायर, सो वही देखो यहाँ पे वही x की जगह पे आ रही है, तो इधर कितना आ गया 24/49, वही आया 24,000/49। अभी प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन आपका 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 64,000 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 6400.53 ऐसा नहीं हो सकता है ना। किसी इंसान को काट के तो हम पॉपुलेशन नहीं गिनते हैं ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 0.5 0.4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखो गुंजाइश हो रही है 0.4 होने की, क्योंकि 24,049 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 24,049 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे दिख ही रहा है, आप अगर करोगे तो दोनों भी सेम टर्म्स में जाएंगे नहीं, तो आप क्या कर लो भाई साहब, इसको 24,000 है, इतना झमेला ना पाल के आप इसको 50 ले लो, ठीक है। इसको 50 ले लो, 5 4 = 20, ठीक है, 5 8 = 40 और कितने जीरो बचे 1 2 3, 1 2 3, 48,000 का भाई साहब थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो पॉपुलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे बहुत लंबा चलेगा, देखो दिस विल बी 4 8 9 7.5 जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में काट देंगे, 979 है तो 980 लिखेंगे, ऐसा लिख ही नहीं सकते ना हम। 979.59 क्या होता है, किसी इंसान को आधा काट रहे हैं क्या आप गिनती के टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 48979 को हमने क्या लिखा हुआ है 48,980 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर ये पैसे में होता तो आप लिख सकते थे 0.59 जो पॉसिबल है, लेकिन ये पैसे में नहीं है, इंसान की गिनती कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू विल हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। अभी 2 ईयर्स में अगर यहाँ पे देखो 54,000 है तो अगले 2 सालों में इसका कितना हो जाएगा, तो अगले 2 सालों में भाई साहब हो गया आपका दिस 20, तो दिस विल बी 20 + 1/20, दिस विल बी 59535, hence population in 2005 this will be 59,535। क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट,
हो गया, डन 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 डन। इन अ लैब द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेट कितना है 2.5, ठीक है, पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट इनिशियली, तो आपका काउंट इनिशियली कितना है भाई साहब 506, ये हो गया आपका 1000, 506,000 ये इनिशियल काउंट है, 2.5% पर एनम, ठीक है। इन अ लैब द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate of this much. Find the bacteria at the end of 2 hours. तो टाइम कितना हो गया भाई साहब, n हो गया 2 hours, ठीक है। इफ द काउंट वाज इनिशियली, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेस्ड टू n। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 506,000, ठीक है। 1 प्लस r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 2.5 बाई 100 रेस्ड टू n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, ठीक है। 506,000, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब 102.5 अपॉन 100, या आप इसको ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे 2.5 अपॉन 100 है, सो दैट कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 1000, ऐसा लिख सकते हैं। इधर गया 25 125 4 ज़ा, तो 1 अपॉन 40 हो गया, 1 प्लस 1 upon 40 raised to 2, ठीक है। So this will be how much 506,000 41 by 40 raised to 2, so this will be 506,000 41 by 40 into 41 by 40, ठीक है। कैंसिल हम 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5060, 4 वैसा 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, तो 1265 इसका हो गया, ठीक है। 1265, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 1265 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 हो गया आपका 1 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1681 बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना भाई साहब, हर सवाल मैं ही करूँ, ये सब आपको करना है। चलिए फटाफट। सो 2.5 बाई 100 को इन्होंने 25 बाई 1000 अगर हम देते हैं तो 1 बाई 40 हो गया, तो 1 प्लस 1 बाई 40 दैट विल बी हाउ मच 41 बाई 40 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू गिव यू 41 बाई 40 दैट विल बी 1265 बाई 4। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो वी विल बी रीचिंग so this is how much 531,616.25, hence the number of bacteria after 2 hours are this much, ठीक है। रुपीज मत डाल देना, ये बैक्टीरिया का काउंट है, ठीक है। सेम थ्योरम यूज हो रहा है। अभी अगेन देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा पॉपुलेशन का कोई हम डेसिमल में नहीं रख सकते, तो बैक्टीरिया भी हम डेसिमल में नहीं रख सकते, है ना। आधा बैक्टीरिया या पौना बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते ना, पूरा बैक्टीरिया होगा। सो बैक्टीरियल काउंट कैन नॉट बी इन डेसिमल, तो ऑब्वियसली वी हैव गॉटन एन आंसर in decimal, but we cannot keep the answer in decimal, ठीक है। we have obviously got the answer in decimal, but we cannot keep it in decimal, so this would be the answer, ठीक है। क्लियर है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का हमने देखा, जहां पे भी पैसों का मामला होगा वहां पे आप पॉइंट को सपोर्ट कर सकते हैं, डेसिमल होगा, लेकिन अगर पैसे का मामला नहीं है तो इट हैज टू बी होल नंबर, हमको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्लियर। चलिए भाई साहब, ये डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज डेप्रिसिएशन? देखो, जैसे अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, समझ लो उस गाड़ी को बेचकर आप कोई दूसरी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो क्या जिस भाव में आपने खरीदा था उसी भाव में आप उसको बेच पाएंगे? नहीं, ठीक है। आज अगर आपने गाड़ी खरीदी और कल बेचने जाएंगे तो आपको वो भाव नहीं मिलेगा, अगर 2-3 साल बाद बेचने जाएंगे तो और ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। तो हर चीज की एक डेप्रिसिएशन होती है, सिर्फ प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होती है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसका अप्रिसिएशन होता है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है।
क्योंकि लोग आने लगते हैं तो उस जगह की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो जैसे अगर बात करूँ मैं कामोटे की, 15 साल पहले भाई साहब ये सब रोड्स वगैरह नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, ठीक है, इतने सारे बैंक्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे भाई साहब स्कूल आता गया, बैंक्स आते गए, एम्यूनिटीज आती गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती गई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप्रिसिएशन। जब आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अप्रिसिएशन, और जब आपका वैल्यू घटता जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब परसेंटेज वाइज घटता जा रहा है, ठीक है। अ स्कूटर वाज बॉट एट रुपीज, तो आपका भाई साहब स्कूटर है कितना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इज हाउ मच, रुपीज 42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, तो इसका भाई साहब रेट क्या है, यहाँ पे 8% पर एनम से इसका वैल्यू घट रहा है, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो जैसे डेप्रिसिएशन होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन में आप देखो क्या फॉर्मूला यूज करते हो, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, है ना। तो अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने प्लस डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट घट रहा है, तो इसको आप क्या डालोगे भाई साहब, माइनस, तो ये -8% हो जाएगा, ठीक है। अप्रिसिएशन में या जब वैल्यू बढ़ रही हो तो प्लस वैल्यू लेते हैं, जब घट रही हो तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी रुपीज 42,001 माइनस 8 बाई 100, 4 2 8, 4 25 100, यहाँ पे हो गया रुपीज 42,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो गया, ये 25 माइनस 2, तो दैट विल बी रुपीज 42,000, 25 माइनस 2 दैट इज 23 बाई 25, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स देखो आपका 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो 1 ईयर मतलब ये 23 बाई 25 हो गया, 25 1 जा 25 7, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 25 8 जा 200, ये हो गया 0, ठीक है। 128 इंटू 23, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 4 8 plus 6 14, 3 plus 1 5 plus 1 6 7 8 9, 29440, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 29440। अब देखो यहाँ पे आपका अमाउंट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट कितना था 42,000, उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया, मतलब एक साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29,440। बट यहाँ पे डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे घटा है वैल्यू, डेप्रिशिएट हुआ है। डेप्रिसिएशन मींस दैट एवरी ईयर विथ इट्स यूज द वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। आपका कोई व्हीकल हो गया, कोई मशीनरी हो गई, इन सब चीजों की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल बेसिकली डेप्रिशिएट। आप जब कॉमर्स पढ़ेंगे तो 11th या 12th में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की अलग से अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होती है, लैंड की अप्रिसिएशन होती है, ठीक है, इन सब चीजों की अप्रिसिएशन होती है, बाकी सारी चीजों की डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है, क्लियर है। सो वैल्यू ऑफ द स्कूटर, तो यहां पे देखो आर क्या हो जाएगा -8%, ठीक है। एन हो गया 1 ईयर, सो दिस विल बी 1 इंटू आर बाई 100, इट इज टू द रेज टू 1, तो 42 माइनस 8 बाई 100, so that will be -2 by 25, 42 into 25 minus 2 by 25, that will be how much, 23 by 25, so 42 into 23 आपका आ गया भाई साहब कितना 1680 into 23, that is 386, अरे इतना आया क्या भाई साहब 1680, okay, hence the value of this scooter after 1 year will be 38640, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट, तो यहाँ पे देखो पूरा ये सिंपल सा सवाल है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ नर्सरी हैज गॉट 5000 प्लांट्स। एक नर्सरी में यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा छोड़कर देखोगे परसेंटेज का सवाल है। अ नर्सरी हैज गॉट 5000 प्लांट्स, 5% ऑफ द प्लांट्स आर रोजेस। तो रोजेस कितने हो जाएंगे भाई साहब, रोजेस 5%, तो रोजेस विल बी हाउ मच 5% ऑफ 5000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 by 100 into 5000, सो दिस विल बी टड़ंग टड़ंग टड़ंग, तो ये हो गया 250, ठीक है। तो रोजेस आपके कितने हो गए भाई साहब, रोजेस आर हाउ मेनी 250, ठीक है, ओके। एंड 1% आर मैंगो प्लांट्स, तो मैंगो प्लांट्स आपके कितने हो गए भाई साहब, मैंगो विल बी हाउ मच 1% ऑफ 5000, ठीक है। सो दैट विल बी 1 by 100 into 5000,
सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 50, ठीक है। मैंगो प्लांट्स आपके कितने हो गए भाई साहब, मैंगो प्लांट्स विल बी 50, ठीक है। रोजेज आर गोइंग टू बी 250, क्या कर रहा हूं भाई साहब यहाँ पे 5% रोजेस 5/100, ठीक है। तो आपके रोजेस कितने हो गए 250 और मैंगो कितने हो गए भाई साहब 50। अदर प्लांट्स कितने होंगे, तो अदर प्लांट्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर अदर प्लांट्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 5000 माइनस 250 प्लस 50 दैट इज 300, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4700, ठीक है। ये एक तरीका हो गया सवाल को करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो यहां पे आपको पूछा नहीं है कि कितने रोजेस और कितने मैंगो प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आपका अगर 5% हो गया क्या रोजेस और 1% हो गया मैंगो प्लांट्स, तो बाकी के प्लांट्स कितने होंगे 94% है ना, ठीक है। 5% इज दिस एंड 1% इज दिस, सो रिमेनिंग प्लांट्स कितने हो जाएंगे। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं सवाल को करने का। तो रिमेनिंग प्लांट्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। 100 माइनस 5 प्लस 1 दैट विल बी 100 माइनस 6%, दैट इज हाउ मच 94%। अभी यही टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का 94% कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज 5000, इसका 94/100, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 4 5 20, 9 5 45, 46, 47, ठीक है। वही देखो सेम आंसर आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, बट दिस विल बी अ शॉर्टकट, ठीक है। ये फटाक से आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अलग से आपको कितने रोज प्लांट्स हैं और कितने मैंगो प्लांट्स हैं ये निकालने नहीं बोला गया है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस, ऑल यू हैव बीन आस्क्ड इज हाउ मच इज द अदर प्लांट्स कितने होंगे। तो इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, यू विल गेट द आंसर एज 4700। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, यू गेट 250, ये लंबा तरीका है, ठीक है। अगर अदर प्लांट्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अदर प्लांट्स कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा भाई साहब 94% इंटू 5000 कर दो, सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4700, ठीक है। ओके ओके ओके, आउट ऑफ अ टोटल इनकम मिसेस शर्मा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑन द रेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। इफ शी सेव्स रुपीज 1800 व्हाट इज द टोटल इनकम, तो कितना उसका टोटल इनकम हो जाएगा। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट हर टोटल इनकम, ठीक है, लेट हर टोटल इनकम बी रुपीज एक्स, ठीक है। शी स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट में कितना परसेंटेज भाई साहब है 20%, ठीक है। शी स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, तो आपका भाई साहब हाउस रेंट में कितना आ जाएगा, हाउस रेंट इज 20%, 20/100 इंटू एक्स, ठीक है। कैंसिल 2 1 2 2 5 10, तो कितना हो गया भाई साहब आपका x/5, ठीक है। 70% द रेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यहां पे भाई साहब है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है 70%, ठीक है। 70/100 इंटू एक्स, कट्टम, तो ये हो गया आपका भाई साहब 7x/10, ठीक है। कितना टोटल एक्सपेंडिचर हो गया भाई साहब, टोटल हो गया आपका कितना x/5 प्लस 7x/10, तो यहां पे दोनों का कितना आ गया 10, 5 2 10, 2x प्लस 7x दैट इज 9x/10, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी सेविंग्स कितना हो गया भाई साहब, सेविंग्स हो गया आपका x माइनस 9x/10, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका बोलो 10x माइनस 9x/10, तो ये हो गया आपका x/10, ठीक है। ये हो गया आपका सेविंग्स, ठीक है। ये सेविंग्स कितने का है भाई साहब 1800 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x/10 इज इक्वल टू 1800, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1800 इंटू 10, सो ये हो गया आपका 18,000, दिस विल बी हाउ मच 18,000, ठीक है, क्लियर है। तो आपका टोटल इनकम यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी 18,000, सो आवर टोटल इनकम इज देयरफॉर टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम इज रुपीज 18,000। क्लियरम पेपलम, ओके ओके ओके। ये 100 करके भी कर सकते हैं आप, आपका आएगा आंसर वही देखो, ठीक है। ये 100 का मैं बोलूंगा ऐसा मत करो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत लंबा है ये
कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, फाइंड द गेन परसेंटेज। फटाफट इसको कीजिए जरा फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज। हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है 18 मैंगोज का वो 16 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो, ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो बी x, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज कितना हो जाएगा बोलो, 18x। ओके, चलिए भाई साहब, इज 18x, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज ये कितना होगा बोलो, बोलो 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 जल्दी बोलो। 18x उसके बराबर होगा, ठीक है, 18x हो जाएगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 मैंगो 18/16x, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो ये हो गया कितना आपका 9x/8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना हो गया 9x/8 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना हो गया x। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट विल बी हाउ मच 9x, क्योंकि देखो दोनों को सेम पे लाना है। एक मैंगो का सेलिंग प्राइस 1 मैंगो, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई साहब आपका 9x/8 एंड 1 मैंगो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका भाई साहब x, ठीक है। 1 मैंगो का कॉस्ट प्राइस आपने माना हुआ है x और 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस आपने निकाला कितना आया 9x/8, क्लियर है। ओके, प्रॉफिट कितना होता है भाई साहब, प्रॉफिट परसेंटेज इज कितना होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे बोलो, प्रॉफिट इन रुपीज जो होता है, प्रॉफिट इन रुपीज जो होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x/8 माइनस x, तो ये हो गया भाई साहब 9x माइनस 8x, दैट इज हाउ मच x/8, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। x/8 इन अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब आपका, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस x इनटू 100, ये x और x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 100/8, 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो 2 12 जा 24, 125, ये हो गया आपका 12.5%, ठीक है। व्हाट इज द गेन परसेंटेज 12.5, ये हो गया आपका गेन परसेंटेज, ठीक है। यहां पे अलग तरीके से किया हुआ है, x को ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, x वुड बी अ बेटर थिंग टू डू। तो यहां पे भाई साहब गेन परसेंटेज हो गया आपका, तो 12.5 या 12.5, ठीक है, 12.5 या 12.5%। ओके, a man purchases 2 fans for ₹2160 by selling 1 fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%, he neither gains nor loses in the whole transaction। तो ना ही भाई साहब उसका कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही कोई लॉस हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, ठीक है। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन बी x, ठीक है, और इसको उसने समझ लो 15% पे बेचा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है, हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस x प्लस x इंटू 15/100, ये हो गया 5 3 15, 5 20 100, तो यहां पे कितना हो गया बोलो x प्लस 3x/20, सो दिस विल बी हाउ मच 20, और इसका हो गया भाई साहब 20x प्लस 3x, तो ये हो गया कितना 23x/20, ठीक है, 23x/20 हो गया एक का सेलिंग प्राइस एंड द अदर एट अ लॉस, तो दूसरे का भाई साहब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर फैन कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा। देखो दोनों फैन का कितना है 2160 है, एक का अगर x है तो दूसरे का कितना होगा 2160 माइनस x हो जाएगा, है ना भाई साहब। दूसरे का परचेज प्राइस कितना होगा 2160 माइनस x, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब यहाँ पे 2160 माइनस x माइनस लॉस, यहाँ पे 2160
माइनस एक्स और 9/100, इसको 9/100 से हमको माइनस करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2160 माइनस एक्स। अभी इस 2160 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2160 इंटू 9/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और x है इंटू 9/100, 9x/100, ठीक है। यहाँ पे वैसा भी कैंसिल हुआ, और 3 7 21, 3 2 6 नहीं आएगा यार, ये बहुत 216 इंटू 9 कर लें अगर हम, तो कितना आ जाएगा 6 9 54, 9 1 9 प्लस 5 14, 9 2 18, 1 19, 1940/10, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 9, ये हो गया आपका 9x/100 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 2160, तो इधर हो गया 2160 माइनस 194.40, ठीक है। और इधर हो जाएगा कितना भाई साहब प्लस, ये हो गया 100, तो ये 9x माइनस 100x, सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दैट विल बी माइनस 100 माइनस 9 कितना हो गया भाई साहब माइनस 91x, 91x/100, इसको माइनस करोगे 2160.00, और यहाँ पे हो गया आपका 194.46, 4 + 6 10, 9 से 4 गया 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 से 4 गया 5, 9 + 6 15, 9 1 1965.50, 1965.50, इसको हमने इधर कर लिया भाई साहब 23x/20 प्लस 91x/100 इज इक्वल टू 1965.50, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। सो दैट विल बी हाउ मच, 100 हो गया ये, 20 इंटू 5 ज़ा 23 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 115x प्लस 91x इज इक्वल टू 1965.50, so that will be 5 + 1 6, 9 + 1 10, 1 + 1 2, 206x is equal to 196,550, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, 196,550/206, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन हो जाएगा ये। सो दूसरे वाले का देखो, एक का कॉस्ट प्राइस अगर हमने x माना तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2160 माइनस एक्स, द नीदर गेन नॉट लॉस, तो आपका मतलब प्रॉफिट ऑफ द 15% ऑफ x विल बी इक्वल टू 9% ऑफ दिस मच, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो आपका 15/100 इंटू एक्स विल बी 9/100 इंटू दिस, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है, ठीक है। तो 15x हो गया यहाँ पे, और देखो जितने परसेंटेज पे उसने इसको बेचा प्रॉफिट पे और उतना लॉस हुआ इसका इस पे, ठीक है। तो 9% प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है ना, तो 15% ऑफ x विल बी इक्वल टू 9% ऑफ 2160 माइनस एक्स, दिस इज अ बेटर प्रोसेस, ठीक है। तो 15/100 ऑफ x विल बी दिस, 100 में कैंसिल हो गया, 15 ऑफ x विल बी इक्वल टू 9 इंटू 2160 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बी 19440 माइनस 9x, तो 24x इज इक्वल टू 0, तो आपका भाई साहब x की वैल्यू हो गई। कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट फैन इज 810, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड प्राइस फैन विल बी 2160 माइनस 810, दैट इज 1350, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट फैन इज रुपीज 810 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड फैन इज रुपीज 1350। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आता बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 64,000, ठीक है। विजय ऑब्टेन्स अ लोन ऑफ रुपीज 64,000 अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2.5, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है। 2.5 पैसा पर रुपी में कितना हो जाएगा बोलो 100 पैसा, मतलब ये 2.5% हो गया ना, समझ में आ रहा है। ये पैसा कट जाएगा, ठीक है। 1 रुपी पे 2.5 पैसा है, मतलब 100 पैसा पे 2.5 रुपीज है, मतलब वो परसेंटेज हो गया। सो ये आपका हो गया भाई साहब 2.5%, ठीक है। सो दिस इज 2.5%। इतना सब कैलकुलेशन ना करके आप सीधा बोल सकते हैं इसको 2.5% पर एनम। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भाई साहब 3, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100, 64,000, ठीक है। 3 हो गया भाई साहब ये 1 प्लस 2.5 बाई, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब 64/1/40, तो दिस विल बी 40 + 1/40,
तो दिस इज 64 into this, so that's going to give you how much? 68921. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 68921 माइनस 64,000, दैट इज 4921. ये हो गया आपका भाई साहब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम. ओके. Hence compound interest payable after 3 years is how much? 4921. ठीक है? Find the compound interest on 1000 at the rate of 10% per annum for 18 months when the compound interest is compounded half yearly. तो half yearly है मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलो? रेट हो जाएगा कितना यहाँ पे? 10/2 that is 5%. और 18 months है मतलब आपका n कितना हो जाएगा? 3. ओके. और भाई साहब आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 1000. तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 into 1 plus r by 100 that is 5/100 raised to 3. तो ये हो गया 20. So this will be 1001 plus 1/20 raised to 3. So ये हो गया 1000 और कितना हो गया भाई साहब? 20 plus 1 तो 21/20 raised to 3. तो ये हो गया 1000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. ये भाई साहब सब कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, ऑल दीज आर गेटिंग कैंसिल. 441 into 21 तो ये हो गया भाई साहब आपका 441 और ये हो गया 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 1 4 plus 5 6 8 plus 4 12 8 plus 1 9 9261. ये हो गया आपका 9261 और यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 जा 4 4 2 जा 8. ठीक है, तो 8 और ये हो गया भाई साहब आपका 9261. 8 1 जा 8 9 से 8 गया 1 8 1 जा 8 8 5 जा 40. ये हो गया 61. 8 7 जा 56. ये हो गया भाई साहब आपका 5. ठीक है, 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 2 जा 16 और 8 5 जा तो ये हो गया आपका 1157.625. ठीक है, ये हो गया रुपीस. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1157. इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 62. ठीक है, minus 1000 so that will be how much? 26. ये हो गया 751. तो रुपीज 157.62 that will be the amount. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. So this basically finishes off your chapter on compound interest people. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते रहिए. Most probably this week we will have a test on it. ठीक है, क्लियर है? Okay, thank you so much for your valuable time.